तो अब देखिए वन को पहले 5 भाग में बांटा गया वन को किस तरह से, अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़ियां वाला वन और मैंग्रोव वन। इसके बाद सरकार की तरफ से भी वन को भाग डिवाइड किया गया है। इसमें प्रशासकीय क्वेश्चन आएगा, प्रशासकीय दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो प्रशासकीय दृष्टि से यानी सरकार की तरफ से सरकार वन को 3 भाग में बांटा है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन उसे कहते हैं जो जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इसमें ना तो लकड़ियां काट सकते हैं, ना उसमें गोचारण कर सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मौसम को रोकने एवं जलवायु नियमित रहने से इसे आवश्यकता होती है। अगर मान ले पेड़ पौधे ही कट जाएंगे, अगर नहीं हम इसका संरक्षण करेंगे तो क्या होगा, बादल कैसे रुकेगा, बादल नहीं रुकेगा तो पानी कैसे बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो फिर जीवन कैसे रहेगा। इन सब के लिए जंगल सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार ध्यान दे रही है। प्रशासकीय रूप में आरक्षित किया गया है इसे। वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों का सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन आरक्षित घोषित किए गए हैं। इसके बाद होता है रक्षित वन, जिसमें आप गोचारण वगैरह कर सकते हैं। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 29% रक्षित वन है। जो पेड़ डैमेज हो गया उसको काट के हटाया जा सकता है, पशु लोग चढ़ा सकते हैं। कैसे जाते थे किशन जी, कहाँ जाते थे कैया चराने, वृंदावन में। अवर्गीकृत वन, शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, शेष बाकी जो बच गया तो सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व होते हैं, चाहे आदमी, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या तो फिर प्राइवेट निजी हो, कोई भी हो, स्वामित्व होते हैं, स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा जाता है। बंजर भूमि को भी अवर्गीकृत वन के अंतर्गत ही रखा जाता है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने तथा सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सरकार इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेती। कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत वन है। अब देखा आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, पीछे वाले बताइए आरक्षित वन का सबसे भाग ज्यादा कहाँ है, कोई नहीं जवाब देंगे, ध्यान से सुनिए। कुल वन क्षेत्र का 75% है और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कुल वन का एक बहुत बड़ा अनुपात पाया जाता है। इसका जो प्रबंधन है वहाँ के रहने वाले लोग करते हैं, इसका प्रबंधन देख रेख। अगर वन खत्म हो जाएंगे तो उनके लिए काफी नुकसान होगा। वनों से सबसे ज्यादा, थोड़ी देर में आप जानने वाले हैं कि वनों से हमें जड़ी बूटी प्राप्त होता है। वनों से एक तरह का टेक्सोल नामक रसायन पाया जाता है चीड़ के पेड़ से, जो कैंसर रोग के लिए उपचार करता है। वन संपदा एवं वन जीवों का ह्रास, आखिर क्या कारण है कि वन संपदा और वन जीव हमारे यहाँ ह्रास हो रहे हैं, खेती हो रहा है, मतलब कमी होते जा रहा है। सबसे पहला है वन संपदा। वन संपदा को हम तेजी से काट करके कृषि योग्य भूमि बना रहे हैं और पैदावार कर रहे हैं। कृषि योग्य भूमि बनाएंगे तो वन धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होते जाएगा। आज थोड़ा सा करते करते पूरा वन जंगल को साफ कर देंगे और खेती करने लगेंगे। तो कहिए खेतवा के हथिया बर्बाद कर देवे, शेरवा बर्बाद कर देवे, तो ऊपर घड़वा में घुसवा तो ऊपर घड़वा में ना घुसता हुआ। वन के काट कर खेती योग्य बना दिए जहाँ है। अब खेती कर रहे हैं तो खाने पीने में दिक्कत हो रहा है तो आपके फसल को बर्बाद करेगा। वन संपदा से ह्रास उपनिवेश, देखिए आज वन संपदा के सबसे पहला कार्य कब से हुआ, जब अंग्रेजी सत्ता आई। अंग्रेजी सत्ता कुछ अच्छा, कुछ देखिए कुछ लाभ होता है तो कुछ हानि भी होता है, कुछ हानि होता है तो कुछ लाभ, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। अंग्रेज आया, रेल बिछाया, रेल लाइन बिछाया, वन का जंगल सफाई करवा गया। मान लीजिए कि 40 फीट अगर जंगल आसपास के क्षेत्र के काटा, कई किलोमीटर तक कितना जमीन हो गया। इसके बाद सड़क बनाया गया, पुल बनाया गया। ये सब में जो हमारे वन क्षेत्र थे उसका विकास किया गया, शुरू हो गया। अंग्रेजी शासक काल में प्रशासनिक व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों एवं सड़क मार्गों का विस्तार किया गया। तो रेल मार्ग विस्तार किए गए तो जंगल से रास्ते पर तो क्या किया गया, काटा गया। अब सरदार का बांध बनाया गया, टेहरी बांध बनाया गया। तो वहाँ पे बांध बनाने के लिए जो पेड़ थे उस सब पेड़ को काटेंगे तब तो बताइए वन का इस तरह से क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो कहीं नहीं, वन का विनाश नहीं हो रहा है, मनुष्य विनाश के कगार पड़ा गया जो वन को काट रहा है। यानी जिस डाली पर मनुष्य बैठा है उसी डाली को काट रहा है। कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा, सीधे ऊपर जाएगा, नीचे ना, अच्छा नीचे से ऊपर जाएगा। आजादी के बाद वन में वन जीवों में लगातार जो ये आक्रामक रूप पकड़े हुए बर्बाद करने का उसे रोका गया, कम किया गया है। अनियंत्रित चारण मतलब कि जहाँ मन जहाँ जानवर चला दे, पालतू इधर उधर
आप देखिए जानवर भी जाता था मुड़िया रगड़ता है, ऐसे छोटा छोटा पेड़ रहेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। रोड पर रुकता है चारों तरफ से घेर देता है। तो पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं उसके संरक्षण भी करना चाहिए, देख रेख के रखना चाहिए, तो पौधे बड़े हो जाएंगे। अतः रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष, जबकि विस्तार की दृष्टि से 2.1 घन मीटर है। अब देखिए वन का कितना ह्रास हो रहा है। भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषि योग्य भूमि, पहले ही बताया कि कृषि वन को काट करके हटा दिया जा रहा है, कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है। अब वो उतना वन तो खत्म हो गया, लगाने के बजाय और खत्म कर रहे हैं, तो दिक्कत तो होगा ही। आज मैं बता रहा है 1951 और 90-80 के बीच का लगभग 2600 2000 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र कृषि के योग में परिवर्तित कर दिया गया। तो वन विनाश जो हम कर रहे हैं उसका रोकना होगा, ना तो हम सब अपना विनाश कर रहे हैं, वन का विनाश नहीं कर रहे हैं। आगे कुछ बताया जाए, वन एवं वन जीवों के विनाश में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग करना काफी भूमिका निभाई। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, औद्योगिक निर्माण, नगरीकरण और वन विस्तार के बड़े पैमाने पर तहस नहस किया जा रहा है। उद्योग धंधा स्थापित कर रहे हैं, तो वहाँ खेत है तो वहाँ नष्ट कर दिया। उससे पहले जो हम लोग बताते हैं कि जैसे अब आप लोग की तरह जो थे तो उस तरह बांध को पट्टी देखे हैं, यहाँ से वहाँ तक बगीचा लगा हुआ था और सब बगीचा में फल होता था, आम का पेड़ वगैरह लगा हुआ था। बांध उस तरफ की हम बात कर रहे हैं आगे से। अब जाके देखिए एक पेड़ नहीं है, क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण मतलब ईंट भट्टा चल रहा है, उससे पॉल्यूशन ज्यादा हो गया। जितना उसको सोखना चाहिए उतना मात्रा से, जैसे हम खाते हैं 2 गो रोटी ठूस खिलाइएगा 20 गो रोटी, तो जल्दी क्या होगा? हलवा पूरी की व्यवस्था हो जाएगा ना। तो वही तरह से कार्बन बहुत ज्यादा मिला, सारा पेड़ खराब हो गया, सब तहस नहस हो गया। अब आप बगीचा नहीं दिखेगा, एक इधर का बगीचा था सब नष्ट हो गया। कहाँ हो गया? अरे हाँ, गोदी में छोड़ा गाँव में ढिढोरा। अच्छा आप लोगों का घर बगीचा में है ना? बगीचा जानते हैं? बगीचा आप लोग बगीचा देखे हैं? हाँ। देखे हैं? हाँ। हमारा से पहले जन्म हुआ है काजी आप लोग का? पूरा एकदम बगीचा ही बगीचा था, ठीक है। तो उस बगीचा में आवास बना, घर काट काट के लोग घर बना रहे हैं ना, तो कैसे विनाश हो गया? एक को पेड़ लगाए नहीं, लेकिन सैकड़ों पेड़ काट दिए। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के नई क्षेत्रों में संवर्धन यानी वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण करने में पेड़ की दूसरी प्रजातियों को, अब देखिए एकल कहीं भी आप मान लीजिए कहीं शीशम का पेड़ लगा रहे हैं तो पूरा शीशम लगा हुआ है, कोई चीज का पेड़ एक तरह का पेड़ आप लगा रहे हैं, सागवान का तो सागवान का, लेकिन जंगल में तो सभी प्रजाति के पेड़ मिलते हैं ना, और सभी प्रजाति का क्या होगा? हनन हो जाएगा। तो जंगल को साफ मत करिए, वो जहाँ है अभी कम से कम उसको सुरक्षित रखिए, और आगे बढ़ रहा उसके फल बीज गिरने से जो पौधा आगे बढ़ता जाए उसको काटिए मत, बल्कि आगे बढ़ने दीजिए। अब हम देश का संरक्षण कर सकते हैं। देश का संरक्षण होगा, विदेश मतलब पूरे राष्ट्र का संरक्षण होगा, फिर सारे दुनिया का संरक्षण होगा, फिर हम सब कभी उसी में आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। सागवान आप तो रोप दिए, सही बात है, लेकिन सागवान के बड़ा बड़ा पेड़ है, बाकी कोई चीज नहीं है इसमें। तो वहाँ वन का मतलब है कि सभी तरह के पेड़ पौधे से आच्छादित होना चाहिए। लंबा बड़े वाला चौथा पता है ना, वो सागवान है। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय और रोडोडेंड्रॉन वनों के नुकसान हो रहे हैं। अब ये वो है हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण। अब देखिए चीड़ क्या है, पहले इसको पहले हिमालय यव क्या होता है ये देखिए। हिमालय यव यानी चीड़ के प्रकार का सदाबहार वन। चीड़ के वन होता है एक तरह से, तो चीड़ के प्रकार का एक वन पाया जाता है जो सदाबहार होता है, और एक प्रकार का औषधि जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई राज्यों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन स्राव होता है। चीड़ के पत्ते से क्या होता है? पत्ते, टहनी और पेड़ से क्या स्राव करते हैं? टेक्सोल नामक रसायन, और टेक्सोल से कैंसर का रोगी का इलाज होता है। अगर उससे हम निकालते चले जाएंगे तो मान लो हमारे में से रोज खून पाव भर निकलते जो, तो बची एकदम तुरंत तैयारी। तो उसी तरह से निकाले जा रहे हैं तो उसका नुकसान हो रहा है, तो पहले नुकसान करें तो उसकी भरपाई भी तो करनी चाहिए ना, और पौधे लगाइए। देखिए जिस चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये घर बना हुआ है, घर को तोड़ेंगे तो रहने के लिए व्यवस्था चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? टहनियों और जड़ों में टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाएं विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अधिक संकट पैदा हो गया है। तो चीड़ से क्या निकलता है? चीड़ एक तरह से हाँ वृक्ष है, तो उससे टेक्सोल नामक रसायन निकलता है, पत्ते से, टहनी से, जड़ यानी जहाँ जिस भाग से
वहां से टेक्सोल नामक रसायन निकलता है। उस रसायन से किसका इलाज होता है? कैंसर का। कैंसर नहीं, कैंसर। अब इस तरह के जो पेड़ है वो विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए, क्या आप जानते हैं हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजातियां, 81,000 वन्य प्राणी है, मतलब जंगल में रहने वाले जीव हैं। 81,000 जातियां उनका है। और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां, और उपजातियों कितना है? 47,000 उपजातियां पाई जाती है। किसके? वनस्पति के। और वन्य प्राणी के कितना? 81,000 उपजातियां पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय मूल के, 15,000 भारत के है। आपको कौन अभी वन का नाम बताए थे? नहीं, अरे अमेजन के घाटी। तो अमेजन के घाटी वाला जो जंगल है, जंगल वन जो कहें, वहाँ एक एक प्रकार का इतना बड़ा कीट है कि काट लेगा तो मर जाएगा। एकदम विषैला, एकदम जैसा लगता है कर ले रहता है। जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा, वैसे वैसे देखिए दामन सिकुड़ा, माँ बच्चे गोद में लिए रहती है, कभी हाथ पर समेट लेती है, कभी हाथ पर फैला देती है। माँ क्या बोले, माई कितना प्यारा शब्द है ना। माई के अचरा है ना, उससे बढ़ के कोई रजाई नहीं। माई की अचरा से बढ़ के कोई रजाई नहीं। वो भागा बन जेकर घर में माई नहीं, उसमें हम भी एक शामिल है। जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा, वैसे वैसे वन और जीवों का आवास भी खत्म होते गया। अब जंगल को समेटते जाएंगे तो क्या होगा? धीरे 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 टुकड़ा। जैसे अभी देखिए, एक घर बना हुआ है, इसमें 4 भाई, 4 भाई का 4 भाई, 16 भाई। खेत गई लारी में, घर गई 16 कट्ठा खेत होगा तो 1 कट्ठा सब क्या घर, 1 रूम। पर चौकी लगा लगा एक पट्टू बचवासो, दू पट्टू बचवासो, दू पट्टू बचवासो, और ऊपर से बादल बरसेगा तो नीचे तक सब लोग देख जाएगा। एक बड़ा कारण है आज स्थिति यह है कि बहुत से वन प्राणी भी विलुप्त होते जा रहे हैं। उसके रहने की जब व्यवस्था नहीं रहेगा तो उनकी संख्या तो कम होती चली ही जाएगी। भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण है। चीता से देखे आप लोग, चीता छलांग लगाता है तो सबसे तेज दौड़ता है चीता। और गिद्ध तो पहले तक रहता था साफ, बहुत आज से करीब 40 साल पहले की अगर बात करें तो गिद्ध रहता था। भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण। यदि हम और अवलोकन करें तो पता चले कि पर्यावरण में हमारी चिंता के कारण बहुत सारे जीव जंतु विनष्ट हो गए हैं। अच्छा, अब जो विलुप्त हो रहा है उस प्राणी का कुछ नाम बताया है। जो जंगल में रहने वाले जीव हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। क्या क्या विलुप्त हो रहे हैं? तो खतरे में गिरे हुए कृष्णसार, चीतल, भेड़िया, मृग, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारहसिंगा, चीता, गेंडा, गिरके वन के सिंह, मगर, हसावर, मतलब बहुत सारे नाम। धूसर, बगुला, पर्वतीय बटेरे, कछुआ, ये सब कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोग पकड़ करके विदेश भेज दे रहे हैं और बाकी प्राणी अपने आप समाप्त हो जा रहे हैं, है ना। जैसे कटजांगिल आता है, दानापुर में आता है ना, तो दानापुर में मार दीजिएगा तो आपको पकड़ लेगा, प्रतिबंध लगा हुआ है, आप नहीं मार सकते हैं। वन्य जीवों के अधिकतम अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारक है। आखिर क्या कारण है जो जंगल नष्ट हो रहा है? तो इसमें कहता है कि 3 कारण है। पहला, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, दूसरा प्रदूषण जनित समस्या, और तीसरा आर्थिक लाभ। इन तीनों पर हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। लिखा है निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को, क्वेश्चन आएगा, वेटलैंड किसे कहते हैं? वेटलैंड किसे कहते हैं? इंग्लैंड नहीं बोल रहे हैं, वेटलैंड, इंतजार करो। इसके निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौड़ या भागर या मॉल या टाल कहा जाता है। तो बाढ़ का टाल क्षेत्र, बाढ़ जिला है तो बाढ़ का टाल क्षेत्र। और हमने क्या कहते हैं, कहाँ गए तुम बाबू? तो चौड़ में गए तो न गेहूँ काटे, मम्मी गेहूँ की आटा पिसावे गए मिल में। अल्लाह कसम सच बोलो, सब कहती है कि आटा पिसाने गए हैं। क्या दिल पर हाथ रख के बोलो तो कि हमने बोला और झूठ बोला है? मतलब हम झूठ बोले हैं। चलो दूसरा प्रमाण देते हैं। किसी का ट्रेन छूट जाए, अपने रह जाता प्लेटफॉर्म तक का, भाई क्या होता, क्या ट्रेन छूट गया। अरे बेवकूफ, ट्रेन छूट गया कि तू छूट गया है? बताओ। अच्छा, सब कोई क्या पकाता है? तो भात पका रहे हैं।
कि कहे कि चावल पका रहे हैं। आप सब का क्या बना रहे थे? रोटी बना रहे हैं। और रोटी है तो बना रही है रोटी नहीं। आप जब साक्ष्य दे रहे हैं, ठोस सबूत दे रहे हैं कि आप रोटी बना रहे हैं, तो रोटी बना हुआ तो रोटी कहाँ बना रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? तो सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बना हुआ तो सब्जी कहाँ बना रहे हैं भाई? और जानती है एक बात बोलेंगे तो तुम लोग बड़ा आश्चर्य करेंगे। सब कहता है क्या रे, सब का उल्टा करता रहे, उल्टा का पैदा भाई मरे, जबकि सारे लोग उल्टा ही पैदा लेते हैं। 1% होता है जब बुरवा छटा के नहीं छुटवा झाड़ देता है, तो समझो पैर से पैदा लिया है। हम सब लोग माँ के घर में उल्टा रहते हैं। तो मतलब जो एक आज के समय में मतलब किस में कलयुग में झूठे का बोलबाला और सच्चे का एक नंबर चोरवा के लोग ईमानदार कहते हैं। जो बेचारा ईमानदार होता है, जैसे मजदूरी करे यार, साहब टाइम हो गया, अरे टाइम हो गया भी 500 रुपये मुक्त करता है, चोरी कराई बाल खबा। अब बताइए मतलब 10 मिनट 20 मिनट शोषण करता है। अगर अमीर आदमी क्या काम, अमीर आदमी रहेगा तो मांगे 4 थोपी ना तो लटिए जाएगा, काम टाइम हो गया जाएगा नहीं रहे। तो ये गरीब मांगे तो धंधा है, अमीर मांगे तो चंदा है। पलटवा बोले के सहूर नहीं रहेगा, रे पलटवा चल कहाँ है? हाँ बोले चाचा जी क्या काम? अरे फलना जगह ही होते, चल जनता बता दे ऐसे जैसे आपने कमा के करना है। देखिए बाकी गरीब लोग प्यार से भैया फलना जगह पूजा वूजा हो रहा है, कुछ चंदा सहयोग करिए, कुछ अलग बात है ना। तो दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करो, अगर अपने आप को बेइज्जती न करवाना है तो। और हमेशा अपने इच्छा शक्ति को और अपने पावर को स्ट्रांग रखो, इसे कभी गिरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? चलो तो इस बात टॉपिक से हट गए थे थोड़ा, क्या करिएगा, कहिए कि सब कहता तो हम कह दिए तो क्या गलत कर दिए। तो वन को 3 भाग में बांटा गया। कैसे? वन जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल प्रभाव। मानवीय जीवन के 3 प्रमुख कारण है। जो मानवीय जीवन के 3 कारण है, मानव उसको जंगल को खत्म करने में अपना अहम रोल निभा रहा है। इसके 3 कारण बता रहे हैं। पहला प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, दूसरा प्रदूषण जनित समस्या और तीसरा आर्थिक लाभ। ये हम आपको बता दिए कि तलीय क्षेत्र जहाँ बांध बना दिया गया है और बगल में जो क्षेत्र पर है वो क्या होगा, तो वहाँ ढेर सारे पानी जम जाएंगे तो उसको चौड़ भांगर या मौन या टाल वगैरह कहा जाता है। तो टाल क्षेत्र बाहर का तो पहले से ही आगे आइए। अब क्या कर रहा है, शहर बसाए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेगा ये, जैसे अभी से बता दो कहने वाला जब रास्ता बंद हो गया था तो 1 लाख रुपए इकट्ठा कोई नहीं पूछता था, उधर का जमीन 1 लाख 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कोई नहीं पूछता था। आज 80 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। कैसे बन गया था? सड़क बन गया था। तो सड़क बनाया तो उसे नुकसान हुआ कि नहीं? नुकसान हुआ तो जमीन गया तो लाभ भी उससे ज्यादा हो रहा है कि नहीं? तो इस तरह से प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। वन खैर जंगल तो नहीं काटे गए इधर, वन जीवों को प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियां, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी तराई आदि है। इस क्षेत्र में सब वन रहते हैं। जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध या अन्य परियोजनाएं इनके आवास के अतिक्रमण की समस्या पर आता है। अब जहाँ बांध बना दीजिएगा, मान लीजिए शाहपुर के मिलिट्री रोकने के लिए, मिलिट्री को बचाने के लिए हम बांध बना दिए, ठीक है, शाहपुर डूबेगा नहीं ना डूबेगा, तो उसके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा ना। इस तरह से जो व्यवस्था किया जाता है तो जो क्षेत्र दबाव में पड़ जाता है उसके काफी समस्या हो जाती है। जैसे दियारा क्षेत्र में लालू जी कह दे कि चल जा पीपापुर में आए, तो लालू जी अब कैसे आऊंगी, अब के गए आम, जब तो सरकार हल दे देता पैसा तक पुल बन जाती है, लेकिन चहला कभी अपना काम बनता भाड़ जाए जनता। सब में तो वही है। अच्छा, किसी की ईमानदारी को देखना है तो ज्यादा मत उसके तनख्वाह पर नजर डालो, कितना कमाता है, और बीबी के सारी जाता है कहाँ धोवाने के लिए, पता चल जाएगा। चाय कब बनता है जोड़ घटा के देख लोगे, पता चल जाएगा कि कितना ईमानदार है। तो आवास, हमें सबसे पहले समस्या क्या हुआ? आवास का। तो हमने बगीचा में बहुत लोग घर बनाए हैं ना। अब बताइए, घर गांव में बहुत बड़का बड़का घर है, लेकिन एकदम 4 लेन पर, मतलब गांव का 4 लेन कहेंगे, एकदम गाड़ी आएगा चल जाएगा घुस जाएगा घर में। तो काट दिया गया वन, जो भी पौधे थे वो सब काट दिए गए, तो यहाँ कैसे ऑक्सीजन लीजिएगा आप लोग? लगाइए। तो वन को छीन करके हम लोग घर बना दे रहे हैं। प्रदूषण जनित समस्या, जनसंख्या बढ़ रहा है तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दे दिया। इससे वन में जीवों की संख्या में कमी के कारण प्रमुख प्राकृतिक अम्ल वर्षा, हरित अम्ल वर्षा। पहला बार जब बारिश बरसता तो अम्ल वर्षा, एकदम एसिड रहता है उसमें। आप पहला बारिश का पहला पानी
अगर आप जो बैटरी जो होता है ना, बैटरी समझते हैं, घर में जो इन्वर्टर लगाए हुए है उस बैटरी में डालिएगा तो चल जाएगा। इतना अम्लीय रहता है वो। पनिया के कोनो पी के तो देखे तुरंत बोल देगा। देखिए भाई, इसे मजाक न समझें। जो बैटरी में डालने वाला पानी बोतल में हम लोग लाते हैं उसे गलती से भी ना पिए। अगर पी लेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। एक लड़का है छोटा, अभी 7th क्लास में पढ़ता है, वो लगता है 4 साल 3 साल पहले पी लिया था, अभी तक उसका इलाज चलता है। ठीक ठाक है, मगर दिक्कत तो होगा ना। जीवन, अब यहाँ देखिए, प्रदूषण से जीवन चक्र गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। जीवन चक्र पूरा किए बिना नए पौधे का, जंतु का जन्म ही नहीं हो सकता है। अतः वास स्थान उपलब्ध कराने के बावजूद वन जीवों में धीरे धीरे अब वन जीव खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए कि 4 भाई में एक भाई शादी नहीं किया, 3 भाई किया, तो उसके बच्चे होंगे कि चौथा के नाम लिया जाएगा कि फलना के बेटा है, तो उसका प्रजाति खत्म हो रहा है ना। तो इसी तरह वन के प्रजाति को अगर बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, तो आप लोग प्रदूषण कम मात्रा में फैलाइए, गाड़ी वाड़ी से इस्तेमाल कम मात्रा में करिए। जहाँ सब लोग बस से जाते हैं तो आप भी बस से जाइए, स्पेशल गाड़ी से मत जाइए। इससे अगर अकेला मान लो हम एक पॉइंट प्रदूषण को कम किए तो कम है। अगर जो एक पॉइजन खा लेता है, अगर एक लैंक्स बचता है उसका फेफड़ा, तो डॉक्टर प्रयास करते रहता है कि अब हम इसे बचा लेंगे। तो जो लैंक्स खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो पानी है क्या, ब्लड आ जाता है ना मुंह में, तो उस समय बचाना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर प्रयास करता है और बच जाता है। तो खाली एक रन के चलते इंडिया जीत जाता है और इंडिया नहीं कहेंगे। आर्थिक लाभ, अब हम लोग आर्थिक लाभ भी चाहते हैं। हाथी का शेर का खाल बेचना, हाथी का दांत बेचना, ये सब क्या है? हाँ, तो उसकी हत्या कर देते हैं हम लोग अपने लाभ के लिए, पर्सनल लाभ के लिए उसकी हत्या कर देते हैं। रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढकों, पक्षियों और जंगली जानवरों को, कछुआ, तोता एवं अन्य स्थानीय परिंदों का अवैध शिकार करने बेचा जाता है। इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी होता है। चीन ऐसे वन जीवों के कालाबाजारी का मुख्य केंद्र है। यहाँ से पकड़ कर कछुआ ले जाएगा और ले देगा चीन को। सब क्या खाता है, बल सांप, मुर्गी, बिच्छा, बेंग, छोटा छोटा बेगवा के ज्यादा काम लगाता है। हाँ, मजाक में रियली बोल रहे हैं भाई। वहाँ पे सांप का खेती होता है, चाइना में सांप की खेती होता है, और वो गाँव श्रापित है। कितनों बहुत अच्छा कमाता है, पैसा बहुत कमाता है सांप के जड़ से, लेकिन वो गांव पर विकसित नहीं हुआ, श्रापित है। सांप अंडा दिया, उसको सेवा, फिर उसे सांप फूटा, उसको रखने का पूरा व्यवस्था एकदम किए हुए रहता है। कैसे हम लोग मान लीजिए कि मुर्गी फार्म खोलते हैं, तो मुर्गी घूम रहा है, बाहर नहीं ना निकलता है, तो उसी तरह कोई बाहर नहीं निकलता है। सब विषधर, तो सब पॉइजन निकाल। हाँ, आप जान लीजिए कि सांप का जहर सांपे के जहर से बनता है ना, एंटीवेनम, वो बनता है सांप के जहर से ही, ऐसा नहीं बनता है। एंटीवेनम, एंटीडोज क्या बोलते हैं। चलिए, आर्थिक लाभ के लिए हम लोग खास करके पेड़ पौधों को भी नष्ट कर रहे हैं, जंगली जंतुओं को भी नष्ट कर रहे हैं, तो इस पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको नष्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद को काट रहे हैं। जैसे क्रिमिनल कहता है कि मार दे साले के टन दिन उड़ा दे, खत्म, खड़े पगला, हाउ खत्म हो, तू खत्म हो गए। एगो गवाह मिल तो जेल के अंदर सब दिल्ली बच्चा रोड पर भीख मांगतो, आ कब कौन टनका, तू कौन के टन कलिए तो तोरो कौन टन कइबे करतो, जिंदगी भर मन में डर। तो हमको का डर है भाई? हम लोग से अच्छा नींद बिना गोली के कौन सकता है? आपको पता है, रोडवा पर जो रहता है ना, आराम से खराटा खींचता है, उसको डरे नहीं है कि चढ़ाइयो दिया तो कोई बात नहीं, हवा लगता है पड़ है ना। अब देखिए जगह पर जाते रहेगा, अब पता नहीं बाल बच्चा के क्या हो जाएगा, पता नहीं उसको क्या करेगा, उसको किडनैप करेगा, उसको हरण करेगा, उसको मार देगा, हाय 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 हाय, अब जाएगा बड़ी छाय 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 तो साहित्य विदा और कवि लोग कई तरह के कवियों ने अपने पंक्तियों में लिखा भी है कि वृक्षों को बचाना है, कैसे बचाना है, जल को बचाना है। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, हम सभी चीज के बारे में कह रहे हैं कि उसको बचाना अति आवश्यक है। कुछ कलाकारों ने चेतना के रूप में कविता दी। भारत में तो आदिकाल से वन और वन प्राणियों के महत्व को स्वीकारा गया है। प्रत्येक धार्मिक अवसर पर हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। नीम में कौन देवी नीम में कौन रहते हैं? मैया रहते हैं। और बड़ में कौन रहते हैं? पति रहते हैं। हम गलत बोले हैं? अब पंखवा हाँकता है सब, और वही पंखवा से ला के ततरा देता है। हम तो पंखा आया लाइन काट दिए, हमको हाँकना है तो और पंखा चल रहा, हम कैसे बदलो काट दिए हमको वापस, है ना। जब परिश्रम कर रहे हैं तो पूरा जानते हैं हमारे देश की गजब परंपराएं हैं।
जैसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ बड़े बड़े निमंत्रण जाता है, लेकिन निमंत्रण रियली में वो तो है ही, लेकिन और निमंत्रण का आयोजन करिए। भोज, भोज का वास्तविक क्या नाम है? जब धृतराष्ट्र नहीं, जब युधिष्ठिर यज्ञ किया था तो कहे कि पाप उद्धार के लिए क्या करें, तो कृष्ण भगवान कहे कि पाप उद्धार के लिए यज्ञ करिए, तो यज्ञ किए, भोज का आयोजन किए। तो कहे कि कैसे पता चलेगा कि मेरा यज्ञ सफल हुआ? तो बहुत बड़ा घंटा टांग दिए, कहे कि अगर ये घंटा बज जाएगा तो समझिए आपका यज्ञ सफल हो गया। सारे लोग खा के लिए घंटा नहीं बजा, तब युधिष्ठिर कहे कि कहाँ हुआ बजा घंटा, अरे यज्ञ तो सफल नहीं हुआ। तो दोनों कोई रथ लेके निकल के जंगल में, एक आदमी बड़ा था, उसका हाथ था ना पैर, कमर उठा के देखा, आपने प्रसाद खाया? कहा कि नहीं महाराज, मैंने प्रसाद नहीं खाया। कमल उठा के देखा तो इसके हाथ है न पैर है, उसको लादा और फिर गाड़ी रथ से लेके आए, जैसे ही पहलाने वाला मुंह में तोड़ के डाला, घंटा अपने आप बज गया। तो यज्ञ करते हैं ना, क्या करते कि यज्ञ करना है तो वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तीर्थस्य भोजनम, लिखा हुआ है आपको, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तीर्थस्य भोजनम। समुद्र में वर्षा होना बेकार है, वृथा तीर्थस्य भोजनम, जो खुद तृप्त है उसको भोजन कराना बेकार है। तो कैसे लोगों को खिलाएं? जो भूखे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, देवी मैया रहते हैं, 7 को मैया रहते हैं नीम के पेड़ में। देखिए मजाक नहीं, पढ़ाने के तौर पर हमें आस्था में भी विश्वास रखना है और नहीं भी रखना है, दोनों चीज, क्योंकि धार्मिक चीजें ठेस पहुंचाना नहीं। देवी में कितने मैया रहते हैं? 7। तो 7 मैया का रहता है, पेड़ नीम को पेड़ को काटा नहीं जाएगा, आग लेके हेंग काटते देते हैं। क्या करिए, जमाना है। पति देव कहाँ रहते हैं? बर में, रस्सी से उनका बांधना, तो जगबे कहाँ, चीन पाकिस्तान जवाब जेबे कहाँ छोड़ के मंगल वही है ना। बर पूजा करते हैं, और कोई पूजा करते हैं, आंवला का पूजा करते हैं, आंवला का, कार्तिक नहा के आंवला, तो गुणों की खान आंवला, आंवला में बहुत सारे गुण है, इसलिए जो जो हमारी जरूरत की चीजें उन सबको हम क्या करते हैं? पूजनीय मान लिए हैं। इसी तरह सबकी रक्षा। पीपल में वासुदेव रहते हैं, वासुदेव नमस्तस्ते 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 करते रहते हैं। तो आप बताइए, वासु तो हर करीब पेड़ पौधे में भगवान का वास होता है ना। सभी फलों का राजा आम, मीठा मीठा ताजा आम, खा लो आम का पेड़ नहीं काट सकते क्योंकि एक से एक आम मिलता है ना। तो पेड़ पौधों को हमें बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे परंपराएं अपनाई गई हैं। साथ साथ वन्य जीवों को भी बचाने के लिए तरह तरह के, उल्लू सरस्वती जी के साथ रहता है, शेर माता जी के साथ रहता है, चूहा, हाँ चूहा शंकर भगवान के साथ कौन रहता है? छुई करता है ना। तो सबका संरक्षण करना चाहिए। जैसे दूसरा के घर में नाम संगत निकलेगा ना, ना मारेला चाह बाकी देख ले तो मार दे ना, हाँ ना मारेला चाह, हाँ तोड़ घर में निकलता तब तो पूजा करा, अरे बाबा ऐसा बात नहीं। तो देखिए भाई, आप लोग धार्मिक अनुष्ठान जो किया जाता है उसमें न जाने, जैसे सतैसा सुने, सतैसा में क्या तो न जाने 70 प्रकार के 7 प्रकार के लकड़ी, 7 कुआं का जल, का चीज लाया जाता है। इस रस्म को काहे जोड़ के, कटहल का पत्ता किसरा, तो इन सारे रस्मों के हिसाब से हम विश्व वृक्ष को बचाना है हमको, ताकि आने वाले भविष्य में मिलता रहे। अब पंडित जी को लोग कहता है ढोंगी, हमें लगता है कि वह ढोंगी तो नहीं है। अब बड़ के पत्ता, बड़ के पेड़ न कट जाए तो बड़ का पत्ता लाइए, कटहल न कट जाए तो कटहल का पेड़ लाइए। विष्णु भगवान में ज्यादा ऑक्सीजन देता है तो पीपल के पेड़ मत काटिए। तो कहीं ना कहीं हमारा संरक्षण कर रहे हैं, वेदों का संरक्षण कर रहे हैं। तो थोड़ा लाभ और थोड़ा हानि हर चीज में लगा हुआ है। डॉक्टर साहब का बुखार के दवाइयाँ देते तो साइड इफेक्ट नहीं रहता है, साइड इफेक्ट भी रहता है। जो आप पेन किलर खाते हैं, हाँ क्या बोले, एगो के सास बोली कि ए बबुनी तनी हाई कमावा कर देना, तो वो कहें कि माई का पेन भइल बा, पेन कमर में पेन भइल बा, माई कमर में पेन भइल बा। तब पेन हो तो जा ना हम निकलवा ला केकरा से, बेटवा से। बेटवा पढ़ा लिखा था तो समझा कि पेन का तो कि भाई पेन ला पैसा दो, पेन ला पैसा दो, तो कलम ला मांग रहा है। अरे भाई जैसा नहीं से बोलना कि कमर में दर्द है मैं न कर सके, तब पेन 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 खोजी, पेन आजकल बहुत ही ओरिजिनल हो गई है। तो हमारे यहाँ जो भी परंपराएं हैं पेड़ पूजा से संबंधित है, पशु पक्षी से संबंधित है। और हम कहते हैं कि वामन अवतार, नरसिम्हा अवतार, शेर के रूप में भगवान है, मछली के रूप में भगवान है, मत्स्य अवतार, तो 9-10 तो अवतारे हो गया है भगवान का। तो इस तरह से हम उसका संरक्षण, ताकि हम इस चीज को समझ करके उसका संरक्षण कर सके, हम उसे बचा सके।
अब देखिए, आप लोग सुने हैं किसको सुने हैं सुंदरलाल बहुगुणा को सुने हैं। तो जब उनके पास हम क्या बोले पैंट चड्ढी की बात नहीं करते और शेष भी नहीं था सुंदरलाल बहुगुणा जी का, तब जोधपुर के राजस्थान के जोधपुर जिला में अमृता देवी बिश्नोई समाज के थी। काले हिरण का केस लगा हुआ ना सलमान खान पर, तो काले हिरण का वो लोग पूजा करता है बिश्नोई समाज, ठीक है। तो भारत के राजस्थान के जोधपुर जिला में बिश्नोई नामक गांव है, वहाँ अमृता देवी बिश्नोई 1731 ईस्वी में आंदोलन किए थे। वहाँ का राजा कहा कि पेड़ के काट के लाया जाए और हम काट के लाओ और हम अपने लिए महल बनवाएंगे। तो अमृता देवी पूरे अपने समाज साथियों के साथ जाके पेड़ में चिपक गई, कहा कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे, ठीक है, पेड़ काटने नहीं देंगे। तो पेड़ नहीं काटा, जाकर सैनिक लोग बोला कि भाई वो रोक रही है। राजा इस पर विचार किया और राजा, देखिए राजा ऐसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, जहाँ जोधपुर में थे राजा कहे कि नहीं भाई ये सही कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए हम अपने लिए इतने को नुकसान में नहीं डालेंगे और पेड़ काटने से रोक दिया और वहाँ क्रांति सफल हुआ। तो बताइए थोड़ा कलन गांधी जी या बहुत कलन लोग? गांधी जी थोड़ा सा में टोटी हिला दिल ना, अब पूरा लोग कितना लोग मरले। गांधी जी का बचाने वाले का नाम बताइए तब, नहीं जानते हैं आप लोग? यही बड़ा सुख का बात है। ढेर कलन गांधी जी है, बहुत कलन लोग, थोड़ा कलन गांधी जी, बहुत कलन लोग। चंपारण सत्याग्रह में गए थे ना, तो उनके खाने में जहर मिलाने के लिए दिया गया था एक मौलवी को, उसका नाम था, जब कंप्यूटर बटन दबाए नहीं आ रहा तो बता देंगे, ठीक है। तो उसको फांसी लगा दिया था हमने। तो इस तरह से हम जब हम लिखेंगे चिपको आंदोलन, तो सबसे पहला टिप्पणी में लिखेंगे कि भारत के राज्य राजस्थान में जिला जोधपुर में बिश्नोई गांव में अमृता देवी बिश्नोई ने वहां के राजाओं के राजा द्वारा पेड़ काटे जाने, महल बनाने के लिए पेड़ काटे जाने का आदेश दिया, जिसका विरोध अमृता देवी बिश्नोई ने किया और ये कार्य सफल भी रहा, राजा ने इसे रोक दिया। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में टिहरी बांध बनाने की योजना में सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने साथियों के साथ पेड़ में चिपक गए और उसे पेड़ काटने से रोका, लेकिन वो रुका नहीं, उस पर डैम बनाया गया, बांध बनाया गया, सफल नहीं हुआ। सरकार के दमन चक्र नीतियों ने कुचल दिया और डैम बनाए गए, ठीक है। तो ऐसे इतने समय तो जितना लिखा बहुत है ना, और जितना दूध डलवा, जितना मीठा डलवा उतना मीठा ना हो, जितना दूध डलवा उतना स्वादिष्ट हो। 100 ग्राम दूध 5 किलो चावल 5 किलो मीठा अच्छा लगेगा जी। 100 ग्राम चावल पाव भर दूध, 100 ग्राम पाव भर चावल और 5 किलो दूध है और 100 ग्राम चीनी डाल दीजिए, देखिए एकदम एक चम्मच खाएगा तो लगेगा अमृत है। देखिए बना के तब अमृत लगेगा। अच्छा चले हम लोग आगे बढ़े। हाँ, अब तो ये हो गया कि पेड़ पौधे से हमारे देश के अंदर पेड़ पौधों को बचाने के लिए कई रस्म रिवाज बनाए गए हैं। क्या क्या चीज का पूजा किया जाता है। अब एक बात करिएगा, आप लोग रक्षाबंधन के दिन रक्षा बांध दीजिएगा, सब पेड़ को राखी बांधिए, कोई काटे तब देता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, राखी बांधने का जो परंपरा है, भाई बहन की रक्षा करता है कि बहन भाई की रक्षा करता है? दोनों नहीं। बहन, हम इसका प्रमाण दें कैसे? नहीं, हम प्रमाण देखिए, बिना साक्ष्य का कोई बात हम नहीं कहेंगे। बहन भाई की जिंदगी में हिफाजत हो, मेरे भाई को कोई कष्ट छूने न पाए, इसलिए हम बंधन बांध रहे कि तुम अमर हो जाओ। अब पत्नी किसके लिए व्रत करती है? अपने लिए। पति करती है पत्नी के लिए, तो बहन करती है भाई के लिए, माँ करती है बेटा के लिए। इतिहास गवाह है। आइए, एक है सूची, रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक क्या है? शायद इसमें ऐसा है ना कि जो प्रजाति लुप्त हो रहे हैं उसका उसी पर रखा गया है कि हम उसे फिर से पुनः वापस ले आए। इनमें समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया गया है। संकटग्रस्त प्रजातियों सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक विधि के प्रति चेतावनी दी जाती है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस संस्था के विभिन्न
प्रकार के पौधों और प्रजातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजन किया गया है। ये जो रेड डेटा बुक अपनाया गया है तो उसको कई प्रजातियों में बांट दिया गया है। ठीक है, कैसे है कि सेना लड़ेंगे बॉर्डर पर, सिपाही लड़ेगा, आईपीएस लड़ेंगे देश के अंदर, और जनरल ब्रिगेडियर रहेंगे देश के सीमा पर। सुरक्षित किया गया है ना। सबसे पहले सीमा पर का था BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब देखिएगा कि हम जब स्थिति संभल नहीं रहा है तो बोलेगा BRC गोरखा रेजिमेंट को बुलाओ। BRC गोरखा रेजिमेंट एकदम अपने आप में धाकर है। ठीक है, जहाँ जाता है युद्ध का फैसले करके आता है दोनों, कि जहाँ दोनों पहुंच गया वहाँ युद्ध का फैसला हो गया। 71 का युद्ध में गोरखा देखो, कारगिल युद्ध में बिहार रेजिमेंट को देखो, चमत्कार अपना दिखाते रहा है। तो पहले का सामान्य जातियां कितने भाग में बांटा गया है? 1 2 अंगा 6 को भाग में बांटा गया है। क वर्ग का उच्चारण स्थान हाय अल्लाह क वर्ग वाला अंगा के छोड़ के बाकी का होता है कंठ से उच्चारण होता है। हाँ देखिए, क सामान्य जाति, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है। पशु, साल, चीड़ और कृतक ये जरूरी है रहने के लिए समान जातियां। संकट, ये समान जातियां हैं जो लुप्त हो रही हैं। संकटग्रस्त जातियां क्या है? वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा पूरी तरह है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। यदि वे जारी रहती तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। काला हिरन, सलमान खान मानदंड वाला, मगरमच्छ, भारतीय जंगल गधा, भारतीय गधा, गेंडा, पूंछ वाला बंदर, संघाई इत्यादि इस प्रकार की प्रजातियां। पूंछ वाला बंदर देखे हैं? पूंछ वाला बंदर, हाँ, ये सब बंदरवन के मुंह में लाल रहता है, पूंछ नहीं रहता है। अरे भैया बंदर को थोड़े कहल जाए, ओकरा हनुमान कहल जाए, लंबू। देखिए सारा चीज उल्टा बोलते हैं हम लोग। सुभेद जातियां, इनके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा गया जिनकी संख्या घट रही है धीरे धीरे। वैसी जातियों में जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसा संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जा सकते हैं। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि। गंगा में डॉल्फिन रहता है ना, देखे है ना, उछलता है। अरे मछली डॉल्फिन बड़ा बड़ा मछली रहता है, सोच कहते हैं, ऐसे उछलता है। पार दिन में मिलेगा, हम बोलेंगे रहता है तो आप देखिएगा गंगा जी का पानी आया होगा तो सोचता, अब देखिएगा उछलते दिखेगा। अच्छा देखिए, आप देखिए एक बात बताइए कि छठ पूजा के दिन सूरज लेट से उगता है कि नहीं? अब मान लीजिए ना उल्टा बात, सब दिन समय से सूर्य उगता है। जब हम इंतजार किसी का व्यवस्था से करते हैं तब वो लगता है कि दिन से आया है। बात समझ गए? देखिए कौन कौन प्रजातियां हैं? सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, जो दुर्लभ से दुर्लभता से मिलता है, इसको भी संकट श्रेणी में रखा जाएगा। स्थानीय जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, अंडमानी तिल, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल में मृदुल इस वर्षा में आप इस वर्ग में आते हैं। और कुछ जातियां लुप्त हो रही है जो कहाँ पाए जाते हैं? देश प्रदेश महाद्वीप या पूरी लक्षद्वीप में लुप्त पाई जाती है। एशियाई चीता, गुलाबी सर्वाली बत्तख एवं टोटो पक्षी, ये अच्छे इसके उदाहरण हैं। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से लुप्त हो रही हैं, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है, प्रजाति को बचाना बहुत जरूरी है। अब बताइए, इसके लिए पूरा विश्व मिल गया और एक बार वन संकट का निवारण अपनाया। पहले भारत के बारे में जाने। भारत में वन और पर्यावरण मंत्रालय ने अनेक जीव जंतुओं को कार्यक्रम चलाए जिससे बचाया जा सके। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र का राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद बिहार या अभ्यारण्य या जैव मंडल। देखिए ध्यान से, वन प्राणियों के संरक्षण के लिए वन प्राणियों के संरक्षण के क्षेत्र 3 भाग में बांटा गया है। राष्ट्रीय उद्यान, बिहार या अभ्यारण्य, जीव मंडल सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना। पटना में कौन उद्यान है? संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय, बताओ प्रधानमंत्री बन गए तो बेटों के नाम पर उद्यान खोल देगा। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है, जैसे कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, वन पथ को एकत्र नहीं कर सकते, पशु नहीं चरा सकते। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85, इसमें प्रमुख उद्यान एवं अभ्यारण्य को एक तालिका में पीछे दिया हुआ है। बिहार क्षेत्र या अभ्यारण्य उससे छोटा सा, यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यहाँ निजी संपत्ति हो सकती है। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पाद एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि इसमें छूट दी जाती है। वन जीवों के स्वाभाविक संरक्षण क्रियाएं जैसे घोंसला बनाना, जोड़ा बनाना, ये सब संरक्षित रहता है, उस पर कोई शिकार पर रोक लगाया जाता है। जैव मंडल,
यह वैसा क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। क्षेत्रों में जैव विविधता की आनुवंशिकी विविधता के रूप में कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व के 65 देशों में करीब 247 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं और भारत में इनकी संख्या 14 है। अब देखिए कहाँ कहाँ है अभ्यारण्य उद्यान, कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, ये सब में आपके पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ और इसके बाद जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, इन सब में भी आपको जंगल पाया जाता है। अब जंगल जैसे प्रजाति जो लुप्त हो रहा है उसको क्या करना, प्रजनन विधि अपनाना होगा किसी भी तरह से ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो क्या है, प्रजनन के प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों के प्रजनन की दर में कमी आती है। ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनके प्रजनन दर कम होने के कारण संकट सूची में आ गए हैं। इसलिए जीवों के प्रजनन केंद्र की सुविधा विकसित होनी चाहिए। हमारे देश में मध्य प्रदेश में पर्यावरण परिवर्तन के कारण घड़ियालों की संख्या में भारी कमी हो गई है। इसलिए इनके संरक्षण के लिए मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाली प्रजनन क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार उड़ीसा के नंदकानन में उजले बाघ के प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। शिकार पर रोक, अगर जंगल को बचाना है तो शिकार पर रोक लगाना होगा। शिकार करने से जंगली जीव विलुप्त हो रहे हैं। अब पेड़ पर से तोता निकाल लेना, तरह तरह के जाति के पक्षियों को पकड़ लेना, तो धीरे धीरे तो प्रजाति लुप्त होती जाएगा। उसका शिकार करेंगे, मारने में शेर, बाघ, हाथी वगैरह जो, तो ये प्रजाति लुप्त हो जाएंगे। तो मिलेगा किताबों में मिलेंगे चिड़िया, खुदबुद्धी चिड़िया तुमने देखी है? ऐसे कई गीत गाते थे मैया लोग, आओ रे खुदबुद्धी चिड़ैया बउआ के सुताओ। कहाँ देखी खुदबुद्धी चिड़ैया? देखिए इतनी को रहता है खुदबुद्धी चिड़ैया। तुम देखे लेकिन तुम्हारा आने वाला पीढ़ी नहीं देखेगा, अब नहीं रहता है, आने वाले वंशज नहीं देखेंगे। तो शिकार पर रोक लगाना चाहिए। जैव अपहरण की समस्या, जैव अपहरण माने किडनैप हो जा रहा है। यह आधुनिक आनुवंशिकी इंजीनियरिंग एक जैव तकनीकी का प्रतिफल है। यह केवल वन प्राणियों के लिए गंभीर समस्या नहीं है बल्कि वन पूरे समाज के लिए। जैव अपहरण क्या है? प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवंशिकी गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण। ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम सुने हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है ना। तो क्या किया, पौधे पर संकरण करवाया, पौधे पर आनुवंशिकी का डीएनए का जांच किया, उस पर से एक नया पौधा उत्पाद किया। तो जो मेन प्रजाति है अब उसका अपहरण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अपहरण? ऐसे समझो कि फादर मदर कोई और है लेकिन बच्चे का पिता कोई और है। एक नया सिस्टम क्या अपनाया है, नया सिस्टम आया है ना, IVF। तो ऐसे समझिए, तो उसका रियल प्रजाति है तो लुप्त हो गया। तो इसी तरह से जो रियल प्रजाति लुप्त हो रहा है उसको हम लोगों को बचाना है। एक तरह से हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है और रियल प्रजाति को खत्म करने की ओर भी बढ़ रहा है। हॉट स्पॉट्स देखिए ध्यान से, हॉट स्पॉट्स। नार्सेन मायर्स ने 1988 में इन सेतु संरक्षण के प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट की पहचान पर जोर दिया। हॉट स्पॉट के निर्धारण के लिए मुख्य 2 शर्त है। देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण, हमारे देश में कौन कौन प्रजातियां हैं अभी बच रही है, ऐसे प्रजातियों एवं अन्य और कभी नहीं पाई जाती है और कहीं नहीं मिलता, उसका संरक्षण करना। मतलब हर देश अपने अपने प्रजाति का संरक्षण कर ले, जीव जंतु का संरक्षण कर ले तो प्रजाति को बचाया जा सकता है, पर किसी एक की बात नहीं है। अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित, जो ज्यादा लोग पेड़ पौधे काट करके और जो खत्म कर रहे हैं उस पर भी रोक लगाना बहुत 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 जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि कैमरून के बोजोरो जनजाति के लोग स्वयं शिकार करने के बदले शेरों द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोल करके, इससे शेरों की संख्या में कमी आती है। इस प्रकार के शिकार को क्लेस्टोपैरास्टिक्स कहते हैं। ये कह रहा है कि कैमरून के बोरोन जो जनजाति है, शेर जो शिकार करता है ना उसी शिकार से भोजन लेते हैं, अलग से शिकार नहीं करते हैं। मतलब प्रजाति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाघ संरचना, बाघ को संरक्षण करने के लिए बाघ परियोजना अपनाया गया। वन जीव संरचना के बाघ टाइगर महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 5500 से घटकर 1857 1/3 हो गया। तो बाघ हमारे अभी कितना बचा हुआ है? कब 19वीं सदी में 1973 में देखा था 5500 था। 20वीं शताब्दी के
आरा में अनुमानित 5500, ये अब जो घट गया था, घट के 1827, यानी 1/3 लगभग। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्तर को सिकोड़ना, भोजन के लिए जंगली जातियों को पकड़ना, इन सब चीजों के कारण इनकी संख्या क्या धीरे धीरे घटती चली गई और अब इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब करेंगे तो कानून सख्ती से आप पर पेश आएगा। बाघ परियोजना विश्व के बेहतरीन अन्य जीव परियोजनाओं में एक है और इसमें शुरुआती 1973 में शुरू हुई। इसे सफलता के बाद क्योंकि बाघों की संख्या घटते जा रही थी, अब इसकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सारिस्का वन्य जीव पशु विहार असम में, मानस बाघ रिजर्व केरल में, पेरियर बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है, ताकि बाघों की संख्या को हम संतुलित कर सकते हैं। और समुदाय और वन संरक्षण, जो जंगल में रहने वाले समुदाय हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इस टॉपिक पर हम लोग जरा बात करेंगे।